हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडरलोकस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड पहले थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉप एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एटम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एटम से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें एटम की, तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है किसी भी मैटर का। सो एटम्स आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड चार्ज ऑफ एटम्स। तो एटम जो होता है वो बेसिकली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, जो बेसिकली उसका मास और जो उसका चार्ज होता है वो डिफाइन करता है, जो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एटम की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मैटर को हम एटम कहेंगे। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब एटम का भी एक पार्ट। तो एटम सबसे छोटा होता है और उसका भी जो पार्ट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, वो होता है प्रोटॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं आप, P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिवली चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है और इसका मास ज़रूर होता है, बट इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन और वेज 1 AMU। तो AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो नियरली एक न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ऐसा दिखता है हमारा एटम। बेसिकली ये होता है हमारा ऑर्बिट, और ऑर्बिट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली। एंड ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो बेसिकली एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। और प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को हम टुगेदरली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये होता है एटम, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दिखाया है यहाँ पे, और ये उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक मास। तो किसी भी एटम का मास क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास, जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में बात करें तो ये होता है एक प्रोटॉन का या फिर न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। सो साइंटिस्ट डिफाइन दिस अमाउंट ऑफ मास एज 1 AMU। तो जो ये मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, साइंटिस्ट इसे 1 AMU की तरह ट्रीट करते हैं। और इसको कई बार 1 डाल्टन भी कहा जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 डाल्टन। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट, वाइल द मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। बेसिकली कभी आपसे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पूछें तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है, बट जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसमें होते हैं 11 प्रोटॉन्स, और इसका मास अप्रॉक्सीमेटली 23U होता है। तो अगर हम 23 में से 11 माइनस करें तो आएगा 12, और 12 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड 12 होते हैं इसमें न्यूट्रॉन्स, ये आपने ध्यान में रखना है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे सोडियम के एक एटम में, ये आपने ध्यान में रखना है। सो आगे डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे बाय कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपके लिए डायग्राम भी अटैच किया है, तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे। और ये डिस्कवर किया था सर जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था
यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो इसके अलावा अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन का भी होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, ये नाम काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज हम डिस्कस कर चुके हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और मास होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर 1 U या फिर 1 AMU। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को जे चैडविक या फिर यानी सिंपली चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था। और जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब बेसिकली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना हुआ जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो बन चुका था, उसके लगभग 20 साल बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर था, इसको बनाया था रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने जो बनाया था उसके 20 साल बाद लगभग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये है हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बॉम्बार्डिंग की गई थी ऑफ कैथोड रेज, और यहाँ पर रखी गई थी एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ग्रीन कलर शो कर रही थी जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्ट्राइक कर रहे थे इस प्लेट में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो वोल्टेज था वो काफ़ी ज़्यादा था, और प्रेशर काफ़ी लो रखा गया था इस कैथोड रे ट्यूब में, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अराउंड जो वोल्टेज था वो 10,000 वोल्ट था। तो आप सोच सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज था, 10,000 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सेट किया गया था इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब में, जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, जो हमने डिस्कस किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg, सॉरी -19 कूलम, ये फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम मेजर किया था, वो जो साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, उनका नाम था मिलिकन। तो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मिलिकन। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू एक प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगी अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ही हम अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें चार्ज 0 होता है। देखिए अनायन क्या होता है, देखिए एक होता है न्यूट्रल एटम, फॉर एग्जाम्पल ए एक न्यूट्रल एटम है। और अनायंस क्या होते हैं, अनायंस बेसिकली होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम एनायंस कहते हैं। और इसमें ए नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब हम इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे ए को, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो सिंपली बन जाएगा ओ नेगेटिव। तो ऐसे आप इसे ध्यान रख सकते हैं। एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और जो कैटायंस होते हैं, एक होते हैं एनायंस, एक होते हैं कैटायंस। जो कैटायंस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैट हैज़ पॉज। तो कैट हैज़ पॉज मतलब पॉजिटिवली चार्ज, मतलब CATIONS कैटायंस होता है, तो कैट हैज पॉज आप इसे याद कर सकते हैं। पॉज स्टैंड्स फॉर पॉजिटिवली चार्ज, राइट। सो और हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। -1 हम इसे कह सकते हैं रिलेटिव, अगर हम चार्ज की बात करें तो -1, और प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, right? So protons have positive charge and electrons have negative charge. The charge on the proton and electron are exactly the same size, but तो इनका जो ऑर्डर होता है, इनका जो साइज होता है वो सेम होता है, बट अपोजिट इन नेचर। लेकिन अपोजिट होता है ये नेचर में, और न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, वहाँ पे जो स्क्रीन यूज़ की गई थी वो जिंक सल्फाइड की थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीन किसकी थी, जिंक सल्फाइड की थी, ZNS की स्क्रीन थी। और
जो हमारी कैथोड रेज थी वो यूज़ हुई थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा है जो एनोड रेज थी वो यूज़ हुई थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये भी आपने ध्यान में रखना है। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन इन द ईयर 1886। और जो एनोड रेज हैं उनको हम और देखिए जो एनोड रेज हैं इनको हम केनाल रेज के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कभी आपसे पूछें कि जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी कौन से रेज को यूज करते हुए हुई थी, तो एनोड रेज या फिर केनाल रेज आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो ये आपने याद रखना है। और जो ये रेज थी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी और स्पीड इनकी थी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वॉज द स्पीड। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन विच ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूक्लियस। तो हमने डिस्कस किया था कि जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, वहाँ पर मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड होता है किसी भी एटम में। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसे न्यूक्लियस कहते हैं। So almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus consisting of protons and neutrons। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की तो हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स को। और बेसिकली अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया था, तो जिस एलिमेंट का यूज़ किया गया था वो था बेरिलियम। बेरिलियम एलिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गया था, और जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बेरिलियम के एटम पे बॉम्बार्ड किए गए थे। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि जहाँ पर जो एटम का जो बेसिकली सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखा जा रहा था ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा था, और लेकिन जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम से क्लियरली पास हो जा रहे थे, आसानी से पास हो जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का वो खाली है, लेकिन जो सेंटर से अगर पास हो रहे थे या तो वो 180 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे, या फिर वो किसी एंगल में रिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थॉमसन। तो जे थॉमसन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ईयर 1897 बाय परफॉर्मिंग द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। और इनका जो मास होता है वो हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, नेग्लिजिबल मास हम मानते हैं electrons का, and they carry a negative charge. The mass of the protons and electron is equal in a neutral atom। और किसी भी न्यूट्रल एटम में मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम इन अ न्यूट्रल स्टेट, तो 13 उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और 13 उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। बट अगर हम बात करें Al3+ की, तो Al3+ मैंने आपको बताया था कि जब भी केटायंस फॉर्म होते हैं, तो जब भी केटायंस फॉर्म होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले होते हैं, और जब भी एनायंस फॉर्म होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर एक्स्ट्रा होते हैं। सो फॉर एग्जांपल Al3+ की बात करें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम ने लूज किए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कांस्टेंट रहेगा, विच विल बी 13, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही मास नंबर डिसाइड करता है, राइट। बट इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी 10 इन नंबर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें जिसका यूज हुआ था वो था हीलियम का न्यूक्लियस, यानी अल्फा पार्टिकल्स। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो अल्फा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। तो इसका मास कितना हो गया? 4u, एंड थस आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ एन हीलियम एटम। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसका मास भी 4u होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल इसका आइडेंटिकल होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज होता है +2 और मास होता है 4u, ये बॉम्बार्ड किया गया था ऑन बेरिलियम एटम
बेरिलियम एटम को यूज़ किया गया था, बेरिलियम के ऊपर बॉम्बार्ड किया गया था और उसके बाद एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई थी जहाँ पर देखा गया था कार्बन प्लस एक न्यूट्रॉन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको उतनी ध्यान में नहीं रखनी है। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि बेरिलियम जो एलिमेंट है इसको यूज़ किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अल्फा पार्टिकल्स की और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, तो रेडियम एंड पोलोनियम आर द टू एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिनके थ्रू अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम एक बात करें डेफिनेट डेफिनेशन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। मास नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है किसी का भी मास नंबर। आइसोटोप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइसोटोप्स ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स, Z होता है इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं हम इसका मास नंबर। तो अगर हम बात करें आइसोटोप की ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 आइसोटोप शो करता है नेचर में। तो हाइड्रोजन होता है 1H1, 1 इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास 1, इसको हम प्रोटियम कहते हैं। देन होता है ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक नंबर होगा 1 और इसका जो मास नंबर होगा दैट विल बी 2। उसके बाद आता है ट्रिटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास नंबर क्या होगा 3। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हो गए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अब हम देखेंगे आइसोबार्स के बारे में। तो आइसोबार्स ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका सेम एटॉमिक मास होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। जैसे जो आर्गन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और उसका जो मास नंबर होता है वो होता है 40। कैल्शियम की बात करें एटॉमिक नंबर 20 एंड मास नंबर हो गया 40। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोबार्स। काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है पर ये आप इन्हें याद कर सकते हैं। देन आता है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और इनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो फॉर एग्जांपल कार्बन 614, ऑल्दो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है पर इसका भी एक आइसोटोप होता है कार्बन 14 C14 करके, तो जिसको हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके पास कार्बन C14 एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 816, ये एग्जाम्पल है एक आइसोटोन का, राइट। तो देखिए कार्बन की बात करें तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास? 14 - 6 8। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 इसका है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इसमें 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के ये हो गए, दीज आर द आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। आइसोटोन्स है ये। उसके बाद आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, तो ये एग्जाम्पल हो गए आइसोटोन के। देखिए O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। F नेगेटिव, F फ्लोरीन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी थे, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10 इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट हो गया हमारा आइसो एस्टर्स। तो आइसो एस्टर्स क्या होता है? स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ atoms and same number of electron in their molecule are called as isoesters। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आइसोएस्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने मॉलिक्यूल में। तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एटम का, बस हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके थ्रू ही हम आसानी से निकाल सकते हैं आइसोएस्टर्स। इसका एग्जांपल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है तो आगे मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के ही होते हैं पर उनका मास डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव, ये बिल्कुल सही है। आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही बात है क्योंकि प्रोटॉन्स तो सेम ही होते हैं। एंड आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, या ऑफ कोर्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफ़ी हद तक सेम होती है।
So isotopes are the members of a family of an element that have the same number of protons but different number of neutrons. The number of protons in a nucleus determines the element's atomic number on the periodic table. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which scientist gave the concept of fixed energy levels around the nucleus? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील्स बोर. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम सभी ने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में. तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल होता है वो बताता है अबाउट द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स. तो बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल्स में घूमता है और जिनके पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होती है. नील्स बोर विल बी द करेक्ट आंसर. नील्स बोर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स अराउंड न्यूक्लियस. ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है जो आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10⁻⁻13 सेंटीमीटर. तो ये एटॉमिक न्यूक्लियस का जो रेडियस है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर का होता है. ये आपने ध्यान में रखना है. मीटर की बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर में ये हो जाएगा. ये आपने ध्यान में रखना है. एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. राइट, तो न्यूक्लियस का ध्यान रखना है आपको. तो चलिए अगर हम बात करें किसी भी एटम के रेडियस की तो 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम का होता है. 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज का होता है किसी भी एटम का रेडियस. So next question, which radioactive element is used in the treatment of cancer? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोबाल्ट 60. तो कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड गिव ऑफ एटॉमिक रेडिएशन एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो ये कंटिन्यूसली रेडिएशंस को फेंकते रहते हैं अपने अंदर से. तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इनके जो आइसोटोप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60 का जो आइसोटोप हो गया एंड रेडियम 223, कोबाल्ट 60, सीजियम 137, ये जो आइसोटोप्स हैं इनको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. एंड रेडियम 223 इज़ वन ऑफ द अदर several radioisotopes currently approved for and routinely used in cancer therapy. तो कैंसर थेरेपी में इनको यूज़ किया जाता है रेडियम, कोबाल्ट 60, रेडियम 223 एंड सीजियम 137. ये आपने ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्गन 40. यहाँ पे ऐसे होगा आर्गन, ये हो गया बेस में लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं इसका मास नंबर. आर्गन 40 एंड कैल्शियम का भी जो मास नंबर होता है वो 40 होता है. आइसोबार्स इन एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप of atomic or nuclear species, all of which have the same number of mass number, that is same number of protons and neutrons, thus they are called as isobars. So next question, what did Rutherford's alpha particle experiment prove? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यूक्लियस. तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बताता है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट अप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस. Next question, electron in an atom are held to the nucleus by. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कूलम्स फोर्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अराउंड घूमते हैं. उसके एक अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस वो होता है कूलम्स फोर्स के थ्रू. तो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय द कूलम्स फोर्स. तो कूलम्स फोर्स का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो K Q1 Q2 अपॉन R² इसका फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. ये आपने ध्यान में रखना है. कूलम्स फोर्स की बात करें तो कूलम्स फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें फोर नेचुरल फोर्सेस ऑफ द नेचर तो वो होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं. ग्वेन एक कैरेक्टर था पेंटन में, तो ऐसे याद कर सकते हैं. G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, W स्टैंड्स फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड N स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और जो कूलम्स फोर्स है इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कहते हैं जो टू चार्जेस के बीच में लगता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस द केमिकल बिहेवियर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वैलेंसी ऑफ एन एटम। तो किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उसकी केमिकल नेचर को डिफाइन करती है। केमिकल नेचर इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि केमिकल बिहेवियर जो होता है वो बेसिकली रिलेटेड होता है टू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फॉर इंस्टेंस हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि जो वैलेंसी होती है वो बेसिकली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, वो होता है 8, जिसमें 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज ये न्यूक्लियस है, ये 2 शेल्स हैं, अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6 इन नंबर होंगे। तो ऑक्सीजन की आसपास की जो 2 नोबल गैसेस हैं जो है हीलियम एंड नियॉन। तो अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस को याद करने का तरीका होता है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो क्या हो गया ये? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो ये है नोबल गैसेस। और इसके बाद जो 118th एलिमेंट है दैट इज ऑर्गेनिसन। तो 118th एलिमेंट, राइट। तो ये हो गई नोबल गैसेस। ऑक्सीजन की बात करें तो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, हीलियम और नियॉन के बीच में। तो ऑक्सीजन के पास दो तरीके होते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे और हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर करे। पर ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रेफर करता है कि न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको एक्वायर करे, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सोडियम की, राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। सोडियम कौन कौन सी नोबल गैसेस के बीच में आता है? थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये आता है नियॉन और आर्गन के बीच में। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 281 या फिर नियॉन 3s1, राइट। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब या तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है या फिर ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। बट आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और गेन करने पड़ेंगे? इसको जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे इसके हैं 11, 18 माइनस 11 इज 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स से गेन करने पड़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा सोडियम के लिए। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। तो वैलेंसी क्या हो गई इसकी? 1। ये हमने डिस्कस किया। तो यही डिसाइड करता है कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। सम एलिमेंट्स में हैव मोर देन 1 पावर कॉम्बिनेशन और वैलेंसी, while others may have only 1। फॉर एग्जांपल सोडियम की सिर्फ एक वैलेंसी होती है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, एंड अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। एंड बट अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसीज यहाँ पे देखी जाती। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट। जो क्वांटम नंबर्स होते हैं इनके बारे में हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया, तो बेसिकली मैं आपको यही भी बता देती हूँ। बेसिकली 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, जो होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप इतना ध्यान में रख लीजिए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, जो क्वांटम नंबर होता है बेसिकली इसको हम कह सकते हैं एज द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहा जा सकता है इनको। एंड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है जो शेल बताता है कि शेल कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी शेल में आ सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n²। और जो शेल्स होते हैं इनका नाम है KLMNO, और यहाँ पे जो n है वो है 1 2 3 4। अमंग द क्वांटम नंबर्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। इसके अलावा अगर हम बात करें अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर की, तो ये बेसिकली सब शेल के बारे में बताते हैं। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
बेसिकली बताते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल, और स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो स्पिन की बात बताते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है या क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपको और एटम के बारे में जानना होगा, अगर आपको इसका न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव भी पढ़ना है तो आप बता सकते हैं, देन वी विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो ये हो गया कि हमने क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द रीजन इन विच देयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑर्बिटल का होता है, ऑर्बिटल एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये आपने ध्यान रखना है। और जो ऑर्बिटल्स होती हैं ये बेसिकली कौन से क्वांटम नंबर के अंदर आती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर आती हैं। बेसिकली ये बताती हैं द ओरिएंटेशन इन अ सबशेल। देखिए ओरिएंटेशन की बात करें तो जो एस जो सबशेल होता है, जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एस सबशेल होता है वो राउंड शेप का होता है। अगर हम बात करें पी सबशेल की, तो जो पी शेप सबशेल होता है इसका जो शेप होता है वो डम्बल्ड होता है। जो डी सबशेल होता है इसका जो शेप होता है वो डबल डम्बल्ड होता है। और जो एफ सबशेल होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, तो इसका एज सच कोई शेप डिफाइन नहीं किया गया है। सो द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसको कहा जाता है ऑर्बिटल। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।